बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। और पिछले प्रोग्राम में आपने देखा कि दो कामयाब तरीन हस्तियाँ आपके सामने मौजूद हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। और मेरे सामने अदील मोहसिन साहब और सैयद सायम रज़ा, और इन्होंने पिछले प्रोग्राम में अपने बारे में बताया कि ये दोनों मुज़फ़्फ़रपुर, जो बिहार का एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं दोनों। और इब्तदाई तालीम 10 तक की तालीम मुज़फ़्फ़रपुर से हुई, 11-12 साइंस स्ट्रीम से लिया, इंजीनियरिंग किया और उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम और बेहतरीन रैंक। जैसे मैंने बताया कि अदील साहब की रैंक 157 है और सायम रज़ा साहब की रैंक 188, ऑल इंडिया रैंक 188। पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने पूरी डिटेल आपके सामने एक मैकेनिज़्म आपके सामने डिस्कस किया है कि अगर आपको प्रीलिम एग्ज़ाम फेस करना है तो प्रीलिम की तैयारी आप कैसे करें, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात जो निकल के आई उसमें ये थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आपको ज़रूर जाना है ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चले और उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को तैयार कर सकें और पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और तीसरी चीज़ कि ज़िंदगी में जो इंस्पिरेशन आपको मिला है उसको संभाल के रखना है। आगे कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका परवरदिगार ज़रूर देगा कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली एक कामयाब ज़िंदगी आपके सामने आएगी और आप एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। तो इस प्रोग्राम में हम लोग प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद अब जब आप लोगों ने मेंस एग्ज़ाम की तरफ कदम बढ़ाया होगा तो मेंस एग्ज़ाम में जैसे बच्चों के सामने मैं रख रहा हूँ, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कुछ टफ़ कंपटीशन का, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें सिविल सर्विसेज का भी एक एग्ज़ाम है। जैसे IITs का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, उसी तरह से UPSC सिविल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसमें अपेयर होते हैं और हर स्ट्रीम के बच्चे अपेयर होते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि 3 राउंड आपको लगातार, पहले प्रीलिम, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, और तीनों में कामयाबी हासिल करने के बाद तब जा कर के आप टॉप, अगर 1000 बच्चों के दरमियान आप होते हैं तो आप सेलेक्ट होते हैं और वहाँ से आप IAS, IPS, IFS या ग्रेड A की जो जॉब्स होती हैं उसमें आपको आपका रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपसे मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है आपके ज़ुबानी मैं बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है और कैसे आपने ख़ास तौर से तैयारी कैसे की। मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें इस एग्ज़ाम में टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं। देखें नाज़रीन, यहाँ पे बच्चों से कह रहा हूँ 9 पेपर होते हैं। यहाँ पे पहले प्रीलिम के 2 पेपर हो गए और उसके बाद 9 मेंस के एग्ज़ाम, यानी टोटल 11 यहाँ पे पेपर्स आपको फेस करने हैं। जी ये सारा जो पेपर होता है वो रिटर्न 3-3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 2 पेपर जो है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसमें आप एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक एनी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो आप हिंदी ले लें, चाहे उड़िया ले लें, चाहे मराठी ले लें, तो या उर्दू ले लें, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसमें आपको 25% मार्क्स चाहिए होते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। उमूमन लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, बट कुछ मैंने भी एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग एक साहब जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने उर्दू ऑप्शनल लिया था, लेकिन उनकी बदकिस्मती कही है, जो कही है कि वो उर्दू का जो क्वालिफाइंग पेपर है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इस एग्ज़ाम को भी सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका बाकिया पेपर चेक नहीं होता है। इसके अलावा आपका इसमें एक एस्से का पेपर होता है। उसमें आपको 3 घंटे के अंदर 2 एस्से लिखने होते हैं 1000 से 1200 वर्ड में। और बड़ा इंटरेस्टिंग एसे का इंशाल्लाह मैं अलग से डिस्कशन करूंगा और आपसे ज़रूर आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि एसे की तैयारी बच्चे कैसे करें। जी 250 मार्क्स के बाकी जितने भी पेपर्स होते हैं सारे 250 मार्क्स के होते हैं। तो एस्से का पेपर 250 मार्क्स का, 2 एस्से 1000 से 1200 वर्ड में लिखने होते हैं आपको। उसके बाद से आपके 4 GS के पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4। जो GS 1 है उसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, उसमें हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है, आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें है, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, जोग्राफी है, सोशल इशूज़ है। तो ये सारे पेपर्स मिला के ये GS 1 बनता है। तो इसमें कुल मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होते हैं और बाकिया जो आपके 10 क्वेश्चन हैं वो 15-15 मार्क्स के होते हैं। GS 2 इसी तरीके से आपका, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है आपका, जैसे पॉलिटिक है, गवर्नेंस इंक्लूडेड है, सोशल जस्टिस के इश्यूज उसमें इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्लूडेड है। तो ये सब मिला के आपका जो है वो GS 2 बनता है। इसी तरह से GS 3 है आपका। GS 3 में कई सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, जिसमें आपका इकॉनमी है, एग्रीकल्चर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, आपका साइंस एंड टेक है,
इन्वायरमेंट है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके आपका GS3 बनता है। और अगेन इसका भी पैटर्न वैसे ही है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के आते हैं। GS4 जो है उसे एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का भी पेपर कहते हैं। उसमें क्वेश्चंस जो है वो आपके एथिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो केस स्टडीज़ होती है। केस स्टडीज़ में एक आपको बड़ा सा पैसेज देंगे, उसमें आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे, फिर आपसे उससे सवालात होते हैं कि आप इस सिचुएशन में अगर आप होंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो आप इससे कैसे डील करेंगे, इसमें क्या एथिकल इश्यूज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बकिया उसमें 13 क्वेश्चंस जो है वो 12 क्वेश्चन जो है वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एथिक्स के जो आपका थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और उससे आपका बेसिकली एथिकल एप्टीट्यूड देखा जाता है। राइट। इसके अलावा 2 पेपर आपके ऑप्शनल्स के होते हैं जी। वो ऑप्शनल आप खुद से चूज कर सकते हैं जो भी आप। और यहाँ पे मैं इंशाल्लाह ज़रूर आदिल साहब से पूछना चाहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अगर आपको चूज़ करना है तो उसमें किन बातों का आपको ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं आगे ज़रूर ये क्वेश्चन आपकी तरफ से रखूँगा जी। तो ऑप्शनल पेपर 2 पेपर होता है, ये पेपर 1 पेपर 2। जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा होता है जी। पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 अगेन 250 नंबर का होता है, पेपर 2 भी 250 नंबर का होता है जी। और अलग अलग ऑप्शनल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो अलग अलग रहता है, तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके पता लगा सकते हैं जी। और उसमें सिलेबस वेल डिफाइंड है, वो आप पढ़ के जाएँ। और ऑप्शनल जैसे मैंने बताया आप खुद से चूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका खुद का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो जी, या फिर आप कोई भी नया सब्जेक्ट, उसमें ये कोई बंदिश नहीं है कि अगर कि आपके पास कोई डिग्री हो या कुछ ऐसा हो। आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे आप खुद चूज कर सकते हैं। राइट। यहाँ देखें आप जो बात आई पेपर का पैटर्न, जैसे इन्होंने बताया कि 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन और भी पहुँचाना ज़रूरी है कि पहले आज से 4-5 साल पहले पर्शियन भी एक था पेपर, लेकिन पर्शियन एज ए सब्जेक्ट अब शायद नहीं है। तो उर्दू है और इसके अलावा जितनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो है आपकी, लेकिन पर्शियन को शायद अब अरबिक को मैंने देखा शायद ये दोनों सब्जेक्ट अभी शायद नहीं है। हाँ अभी शायद नहीं है ये। और एक बार ज़रूर UPSC के साइट पे आप जाके ज़रूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, क्योंकि फिर वही बात आती है कि किसी भी तरफ अगर आपको कदम बढ़ाना है तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। बात आ रही थी कॉम्पिटिशन की, तब सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोगों से बात करके लग ही रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो कैसा कंपटीशन होगा ये पेरेंट भी समझ पा रहे होंगे और बच्चे भी समझ पा रहे होंगे। तो इसकी तैयारी कितनी मतलब लग के आपको करनी है और कितनी इंटेंसिटी के साथ करनी है वो आप खुद से आप इसको फील करें। यहाँ पे बात आ रही है कि बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ लगना है अगर, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ सोचते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छोटी क्लास से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने लगते हैं। तो आप क्या अब यहाँ पे एक बेहतरीन आपने जैसे एंट्रेंस एग्जाम निकाला सिविल सर्विसेज का, तो आप पेरेंट को क्या सलाह यहाँ से देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से शुरू से ही कैसे राग़िब करें? जी मैं सिविल सर्विसेज के ऊपर अगर बात करूँ तो सिविल सर्विसेज एनीवे आप ग्रेजुएशन के बाद ही एंट्रेंस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है वो शायद आप बचपन से डेवलप कर सकते हैं। वेरी नाइस। अगेन मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में ये एप्टीट्यूड बहुत काम आएगा डेफिनेटली। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बहुत ही प्लान्ड वे में काम करना जी, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ काम करना। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे तो वो बहुत प्लान्ड तरीके से होती है। अगर आप हैपहैज़र्डली कर रहे हैं और आप सुबह उठ के सोच रहे हैं आज मुझे क्या पढ़ना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये हैबिट बचपन से इनकलकेट करें जी। दूसरी चीज़ कि एक तो हो गई स्ट्रेटेजिक विजन, राइट। दूसरा हो गया जनरल अवेयरनेस रखना चीज़ों की। अगेन नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विस एग्जाम बट इन जनरल इन लाइफ आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों की। और थर्ड मैं ये बोलूँगा कि आपके पास एक फोकस होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, तो वो चीज़ें फिल्टर आउट करने की जो हैबिट होती है वो बचपन से डेवलप होनी चाहिए कि क्या चीज़ें कि हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन फोकस्ड रखनी है। तो ये कुछ हैबिट्स है जो आप बचपन से इनकलकेट करेंगे तो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं बल्कि कोई भी कंपटीशन, कोई भी एंट्रेंस में मेरे ख्याल से ये फ़ायदा होगा और इन जनरल लाइफ में आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यहाँ से एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, छोटी क्लास में ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं जी। छठी क्लास में 7th 8th 9th 10th में होते हैं। IJSO का ओलंपियाड है या IOQM होता है, नेशनल और इंटरनेशनल सारे ओलंपियाड होते हैं। अपने बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम से आप जोड़ें। रीज़न क्या होता है कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में है तो उस स्कूल के
सेक्शन के बच्चों के दरमियान आप देख पा रहे हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, लेकिन जब वो एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे एक साथ होंगे। तो आप शुरू से ऐसे एग्जाम से उसको रूबरू करें जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हो, ताकि बच्चा आपका ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे खड़ा हुआ है आपको सिविल सर्विसेज या जेई या नीट या क्लैट के 6 साल 5 साल पहले आपको पता चलने लगे, और अगर कोई कमी आपको दिखाई दे रही हो तो उस कमी पे आप काम करें। तो अगेन फिर यहाँ पे बात आती है पेरेंटल नर्चरिंग की, और देखें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे है। वालिदैन अल्लाह ने आपको बनाया है बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके, तो जिम्मेदारी को भी निभाना है मुल्क के लिए। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों से चाहते हैं, लेकिन कामयाब वही इंसान होता है जो दूसरों को कुछ देने की कैपेसिटी रखता हो। तो हम मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी निगाह इस पे होनी चाहिए। अगर हम मुल्क को कुछ कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में, तो डेफिनेटली हर तरह की चीज़ें हमें आने वाले वक्त में मिलेंगी। बात कर रहा था मैं यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम्स की, और अदील साहब ने सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया, और आप दोनों का मैं देख रहा था कि जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है। ये बताएं कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, सायम रज़ा साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या चूज़ किया? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और आपका आदिल साहब? मेरा भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं और दोनों ने ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑप्ट किया। तो आप ये समझें कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तब भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पे आप महारत हासिल कर सकते हैं। बस इन दोनों की बातों से फिर मैं अपनी बात को जोड़ रहा हूँ, टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करनी है, और प्रीवियस ईयर के पेपर को यानी क्वेश्चन के पैटर्न को, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। ये बताएं कि क्या सोच के आपने सोशियोलॉजी लिया, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास हिस्ट्री भी है, आपके पास पोल साइंस भी है, आप ज्योग्राफी की तरफ भी जा सकते थे, आप इकोनॉमिक्स की तरफ भी जा सकते थे, और क्योंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी रही ही होगी, और आप दोनों ने जैसे जिक्र किया कि फिजिक्स की तरफ आपका इंटरेस्ट रहा है। तो फिजिक्स न लेके सोशियोलॉजी क्यों? अदिल साहब सबसे पहले आपसे। जब मुझे ये डिसाइड करना था कि कौन सा ऑप्शनल चुनना है, तो मैंने कुछ 2-3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, जिसमें से एक सोशियोलॉजी था, एक फिजिक्स था, एक ज्योग्राफी था। अब इन तीनों के दरमियान जो चूज़ करना था उसमें फैक्टर्स ये था कि फ़िज़िक्स में एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और हालांकि रिवॉर्डिंग भी होता है वो, लेकिन वो कई बार 1-1 साल की मेहनत उसमें लगती है, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी उस 3 घंटे में कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो कंसिस्टेंटली बहुत मेहनत रिक्वायर करता है, और उसका ओवरलैप कम है बाकी के पेपर्स से। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ज्योग्राफी का एक उस टाइम पे एक प्रेजुडिस था कि शायद उसमें ज्योग्राफी में नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, हालांकि अगर एवरेज देखें तो सब में लगभग बराबर आते हैं जी। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने, और सोशियोलॉजी मैंने खुद पढ़ के देखा, जो एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एज अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, क्योंकि जो चीज़ें वो बताता है और वो सोशल लाइफ से अटैच, सोशल लाइफ से अटैच है, बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। जैसे सायम साहब ने कहा भी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप उस तरफ बढ़ें जी, तो उस सब्जेक्ट को ग्रिप में लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मुझे एटलीस्ट 2 साल तो पढ़ना ही है सब्जेक्ट, तो वो 2 साल मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ रहूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, क्योंकि फिर अदरवाइज उसमें पढ़ना बोरिंग हो जाएगा, मेरा मन नहीं लगेगा। तो वो एक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा ये फैक्टर था कि सोशियोलॉजी रिलेटिवली उसका सिलेबस छोटा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें आपको ये नहीं दिखाना है कि मुझे इसमें बहुत आता है या इसमें पीएचडी करनी है, आपको आपका जो मोटिव है वो एग्जाम निकालना है। यस राइट। तो उसके लिए जो सबसे फीजिबल आपके लिए जो ऑप्शन हो, तो मेरे लिए सोशियोलॉजी से लगा क्योंकि छोटा सिलेबस था जी, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप था, और रिलेटिवली मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था उसमें बाकियों के कंपैरिजन में जी। और जो मार्केट में जो कोचिंग है या अलग अलग जगह है वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, गाइडेंस अवेलेबल था, तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए मैंने सोशियोलॉजी चुना। देखा आपने कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं चाहूँगा कि सायम रज़ा भी अपने इनपुट्स दें कि आपने सोशियोलॉजी ही क्यों लिया। तो जैसा अदील भाई ने बताया, मैं बस उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा आर्टिकुलेट कर दूंगा जी, कि कुछ 4-5 फैक्टर्स है जो आप कंसिडर कर सकते हैं ऑप्शन लेते हैं। यहाँ बच्चों से मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए चल रहा है, और 2 अगेन बहुत कामयाब शख्सियात आपके सामने जिन्होंने सिविल सर्विसेज निकाला है एग्ज़ाम, और दोनों इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक IAS और एक IPS बनने वाले हैं। देखें आपके सामने कौन से 2 लोग हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इस तरह बढ़ाया है और कैसे कैसे सब्जेक्ट को चूज़ किया है। एक एक ज़िंदगी के एक एक तजुर्बे इन्होंने जो अब तक हासिल किए हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। आप इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएँ
और पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आप पेन पेपर लेके बैठें और एक एक बेशकीमती जो बातें यहाँ हो रही हैं उसको आप नोट करें अगर आपके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट हैं जो आगे चल के आपके बच्चे के लिए बहुत आसानी पैदा करने वाले हैं। जी तो जैसा मैं बता रहा था कि 4-5 पॉइंट्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं फैक्टर्स जी ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला होना चाहिए कि सिलेबस मैनेजेबल होना चाहिए। राइट। आप ऐसा ऑप्शनल उठा लें जिसमें सिलेबस मैनेजेबल नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप उसमें पहले से एक्सपर्टीज़ हो तो आप कर लेंगे, अगर नहीं है तो ऐसा ऑप्शन लें जिसका सिलेबस आप मैनेज कर सके। राइट। दूसरा फैक्टर है कि उसका थोड़ा अगर ओवरलैप हो जनरल स्टडीज़ के साथ तो आपको फ़ायदा होगा। यानी दोनों चीज़ें देखें, अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया जो आगे चल के और भी डिफरेंट पेपर्स में भी आपको एज दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे रखी है। स्टूडेंट से मैं खास तौर से कहूँगा इस पे आप एकदम ध्यान से इस बात को सुनें कि ऐसा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसका सिलेबस आप लिमिटेड टाइम में आराम से आप हैंडल कर सकें, और साथ साथ ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें जो दीगर पेपर में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें। जी। थर्ड फैक्टर मेरे लिए था कि ऐसा ऑप्शनल जिसके रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हों। राइट। बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं जो बहुत कम लोग लेते हैं, इसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर नहीं है, उनकी किताबें कम अवेलेबल होती हैं। जी। तो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होने चाहिए। चौथा मेरे पास था कि कुछ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जो कि आपको लगभग 1 साल तक पढ़ना है और काफ़ी डेप्थ में जाना है जी, और उस पर सब्जेक्टिव पेपर लिखना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो आप एक बहुत पैशनेट आंसर नहीं लिख पाएंगे, आपके आंसर में जो है बहुत ड्राइनेस रहेगी। जी। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट में तो आप एग्जामिनर को ऐसा फील होगा कि हाँ आप उस सब्जेक्ट को फील कर रहे हैं। राइट। तो ये 4 फैक्टर्स मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले। बेहतरीन। जी। देखें आप अदील साहब भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। फिर मैं बच्चों से कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो दोनों ये शेयर कर रहे हैं और आपके लिए बड़ी बेशकीमती इनके एक अल्फाज हैं। जी। मैं ये बताता हूँ जो मैंने बात बताई या साइम भाई ने बात बताई वो एक जनरल बात है जी। कुछ केसेस में ये बात शायद अप्लाई ना हो। मसलन जैसे सोशियोलॉजी में हम ये कह रहे थे कि ओवरलैप वाली बात हो सकता है मैथमेटिक्स में हमें ओवरलैप नहीं दिख रहा, केमिस्ट्री में ओवरलैप नहीं दिख रहा या फिजिक्स में नहीं दिख रहा जी, लेकिन उसके अपने फायदे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर वो उसका मैथ्स का बैकग्राउंड है या उसे मैथ्स में बहुत मजा आता है, उसका मैथ्स में उसे कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा कर सकता है, तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है वो पेपर बेहतर होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने जितना अटेम्प्ट करा उतने मार्क्स आपको आएंगे। अगर आपने 350 नंबर का अगर आप सही करके आए तो आपको उतने मार्क्स मिलेंगे जी। जो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। आपको अपने हिसाब से लग रहा होता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर करा है, हो सकता है एग्जामिनर को पसंद ना आए। राइट। तो वो अनसर्टेनिटी जो है इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी ये हैं ह्यूमैनिटीज वाले में। और जो आपके साइंस वाले सब्जेक्ट्स उसमें उसके कुछ नुकसान ये है कि सिलेबस वगैरह बड़ा होता है, मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उसके फायदे भी ये है कि आपके अगर आपको महारत हासिल हो गई उस पेपर पे और आप 3 घंटे में बैठ के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते होते हैं। जी। तो वो चीज़ हर किसी को अपने लिए डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सा फैक्टर वो प्रेफर करना चाहिए। जी, मैं देख रहा था 3-4 साल कबल जो सिविल सर्विसेज की फर्स्ट रैंक आई थी वो IIT मुंबई से, उसका बैकग्राउंड था बच्चे का और उसने ऑप्शनल में मैथ्स भी रखा था। तो इस तरह से जो इन्होंने बहुत बेशकीमती आपके सामने सुझाव रखे हैं इस पर ज़रूर आप ध्यान देंगे और इसको सोचें। और एक बातें फिर मैं रख रहा हूँ बच्चों के लिए, बड़ी बेशकीमती बातें आपके लिए हो रही हैं, इसको लाइफ में आप उतारने की कोशिश करें। यहाँ पर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे एक पेपर जो लगता है वो ऐसे का। अच्छा, ऐसे ऐसा है कि हम लोग छोटी क्लास से ऐसे तो देखा ही होगा, छोटी क्लास में जब इंग्लिश का पेपर वगैरह हम लोग देते थे 6, 7, 8, 9, 10th में, तो एक ऐसे ज़रूर आया करता था इंग्लिश में। और बहुत सारी किताबें हम ऐसे के लिया करते थे उस ज़माने में और पढ़ा करते थे। और मुझे याद है कि एक किताब मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, द गार्डन ऑफ एसे, फिराक गोरखपुरी साहब जी, डॉक्टर रघुपति सहाय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रहे और आप बहुत बड़े एक शायर भी हुए। तो द गार्डन ऑफ एसे मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है उनकी और अब शायद पब्लिश नहीं हो रही होगी, पुरानी कहीं अगर होगी तो आपको मिल जाएगी। तो आप सायम साहब ये बताएं कि एसे पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, किस तरह के टॉपिक आते हैं ऐसे में और आपने ऐसे की कैसे तैयारी की? तो ऐसे के लिए ना सबसे पहले अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंग कीवर्ड लिख रखे हैं जी। सबसे पहली चीज वो लिखते हैं कि यू हैव टू स्टे अराउंड द टॉपिक। देखें ध्यान से, फिर मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ, बच्चों से कह रहा हूँ, नोट करें इन बातों को। एक बातें आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए बहुत बेहतरीन
और बहुत बेशकीमती बातें यहाँ से सामने निकल के आ रही हैं। जी जी, तो जैसा मैं बता रहा था, वो कहते हैं कि स्टे अराउंड द टॉपिक, यानी वो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप टॉपिक को बिल्कुल प्रिसाइजली इंटरप्रेट कर लेंगे और बिल्कुल उसी पे रहेंगे। उनको पता है कि हो सकता है आप इधर उधर जाए, बट दे एक्सपेक्ट यू टू स्टे अराउंड इट, राइट, उससे ज्यादा दूर ना जाए। जी, दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज वो लिखते हैं कि क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपके एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होने चाहिए, जो आप बताना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। राइट। तीसरी चीज वो चाहते हैं कि आर्टिकुलेशन, यानी कि आप कोई चीज जो कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस बात को आप इतने लंबे पैसेज में बता रहे हैं कि पढ़ने वाला बोर हो जाए, राइट, आप उसको आर्टिकुलेट करके बताएं। ध्यान रखें, आप छोटी क्लास में ऐसा करते हैं कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर 10 लाइन में देना होता है तो एक लाइन को 3 बार आप लिख रहे होते हैं, तो यहाँ वैसा नहीं है। जी, तो ये कुछ 3-4 चीजें कीवर्ड्स उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखी है। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसए का पेपर प्रैक्टिस करने से पहले आप उस सिलेबस को पढ़ लें कि उनकी डिमांड क्या है। जी। दूसरी चीज की, अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखेंगे जो एसए का आ रहा है, तो उन्होंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पूछना स्टार्ट किया। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपके मेन एग्जाम में एसए का कौन सा टॉपिक आया था? एसए के पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं। गुड। और हर सेक्शन में कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं और हर सेक्शन से आपको एक टॉपिक पिक करना है। जी, वो आप अपने पसंद से टॉपिक पिक कर सकते हैं। जी। जैसे मैंने 2 टॉपिक्स पिक किए थे। एक सेक्शन से मैंने किया था कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। ये एकदम नया टॉपिक है, देखें ये किसी एसए की बुक में आपको नहीं मिलेगा। जिन्होंने पॉइंट आपको बताया, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रहना है, अपनी फील्ड जो आपको है, जो आपकी नॉलेज है, उसको एक्सप्रेस करना है। जी। दूसरा, मुझे एग्जैक्ट उसका एक्सप्रेशन याद नहीं है, बट इट वाज समथिंग लाइक कि थॉट इज अ प्रोसेस, थॉट इज अ डायलॉग, ऐसा कुछ था कि थॉट इज नॉट अ मोनोलॉग, इट इज अ डायलॉग, ऐसा करके कुछ था कि बेसिकली 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उससे थॉट आता है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप का टॉपिक था। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको इंटरप्रेट करें और उस इंटरप्रिटेशन के अराउंड आप अपना ऐसे स्ट्रक्चर करें। जी अदिल साहब, मैं आपसे एसे के बारे में ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये चीज़ जानी चाहिए अभी से, कि एसे में आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं टेक्निकली पूछना चाहूँगा कि क्या एसे लिखते वक्त ग्रामेटिकल जो ग्रामर का यूज़ है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, और कोटेशंस वगैरह आपने यूज़ किए कि नहीं किए, कैसे आपने एसे कैसे रिप्रेजेंट किया? क्योंकि जो भी आपने किया होगा डेफिनेटली, अगर आप मेंस के बाद इंटरव्यू और उसके बाद अगर 157 रैंक आपकी है तो ऐसे में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया और किस तरह से आपने ऐसे लिखा? सबसे पहले तो ये कि जो 2 टॉपिक, जैसे सैम भाई ने बताया, 2 सेक्शन होते हैं। मुझे एक सेक्शन का याद है, दूसरे का याद नहीं है। तो एक सेक्शन था, जो टॉपिक मैंने चुना था वो कोट था, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट। तो इसका फिर से एक बार रिपीट करें, देखें बच्चों के लिए, देखें टॉपिक का नाम आप सुने ताकि आपको एहसास हो कि कैसे ऐसे आने वाले हैं। जी, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट, जिसका मतलब ये है कि हर कोई जो भटक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुम है, गायब है ना, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक है, ये आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था। दूसरा टॉपिक मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि एस्से में कोटेशन वगैरह का यूजेस। तो जो मैंने एस्से के लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करा था, उसमें नोट्स में सबसे पहला तो जो सिलेबस बताया, वो कीवर्ड मैंने बड़े बड़े अक्षरों में अपने नोट्स में लिख रखा था कि हर बार उस पर ध्यान जाए कि ये इसके डिमांड है यूपीएससी की, वहाँ मुझे स्टिक करना है। उसके बाद से जो मैंने टॉपिक्स बनाए थे उसमें बहुत सारे मैंने कोट्स इकट्ठा कर रखे थे अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग। जैसे फिलोसफिकल एस्से में भी बहुत सारे थीम्स होते हैं, है ना, कि जैसे नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट में थोड़ा सा कुछ इंक्विजिटिवनेस वाला, क्यूरियोसिटी वाला भी है, वॉन्डरिंग वाला, थोड़ा सा आपका सेंस ऑफ पर्पस वाली चीज़ें भी है। तो मतलब इस तरह की कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करके आप उसमें भी कोट्स इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ मैं करता था कोट्स वगैरह के लिए। और तीसरा सवाल मैं आपका क्या था? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्रामर का अगर आप देखें। जी बिल्कुल, ग्रामर का यूपीएससी एक्सपेक्ट ये करता है, चूंकि हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश बैकग्राउंड का हो, हर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत चल जाती है। मसलन आपने कोलन गलत जगह पे इस्तेमाल कर लिया या कुछ इस तरह का, वो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बहुत ही एब्सर्ड नहीं लगना चाहिए कि आपने बिल्कुल ही उल्टा सीधा कुछ लिख दिया या बिल्कुल ही आपका एक्सप्रेशन सही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके एक्सप्रेशन पे मार्क्स मिल रहे हैं उस पर। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना बेहतर लिख सकते हो उतना लिखे, और थोड़ी मोड़ी, चूंकि इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो थोड़ी मोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो भी फोरगो कर देते हैं, एक्सेप्टेबल है, बट थोड़ी बहुत, है ना, जो कि
चल जाए, लेकिन अगर बहुत आप एक्सट्रीम पे करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। दोनों की बातों से ये लगता है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के इर्द गिर्द आपको रहना है जी। और कोटेशन और आप अपनी बातों को बहुत प्रिसाइजली आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करें और ध्यान रखेंगे कि जो ऐसे में नंबर ऑफ वर्ड्स आते हैं वो 1200 से 1500 के बीच में आते हैं। 1000 से 1200 के बीच में आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे साहब एक चीज़ मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि देखिए आप न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज होता है जी। तो मुझे भी लगता है जब मैं एडिटोरियल पेज पढ़ता हूँ तो लगता है कि अगर एडिटोरियल पेज को ठीक से पढ़ा जाए तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे कोटेशंस, बड़े अच्छे वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि एडिटोरियल पेज पढ़ने से ऐसे राइटिंग में आपको मदद मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो किस पेपर का एडिटोरियल पेज ज़्यादा बच्चों को प्रेफर करना चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह एडिटोरियल के समरी यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखते हैं। जैसे मैं बता रहा था क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, ये कैसे आती है जी, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग लिखते हैं जी। उसके अलावा आर्टिकुलेशन का तरीका, कैसे बड़ी बातों को छोटा करके लिखा जाए जी, अच्छे कोटेशन जैसे आपने जिक्र किया। उसके अलावा चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं वो लोग, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे जी, ना कि सिर्फ उसकी समरी देख ले कहीं जाके। तो एडिटोरियल को इस पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए कि वो सिर्फ फैक्ट्स का एक सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स, बल्कि वो आपकी ये देखिए कि उससे आप क्या अपनी अपनी लैंग्वेज बेटर कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस बेटर कर सकते हैं। तो ये इसलिए इस लिहाज से एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किस न्यूज़पेपर का देखिए, जनरली लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब पढ़ते हैं, सारे एडिटोरियल्स अच्छे ही हैं जी। मैंने पर्सनली हिंदू ज़्यादा पढ़ा है, और मेंस के टाइम पे मैं एक मिंट न्यूज़पेपर आता है उसके एडिटोरियल्स पढ़ता था। तो ये दो न्यूज़पेपर मैंने रेफर किया। मुझे याद है दिल साहब, एक मैं आईपीएस ऑफिसर से मिला और उसकी छोटी बेटी को मैं जेई की तैयारी करा रहा था और बड़ी बेटी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। तो ये केम टू मी और बातचीत निकली और ऐसे के बारे में उन्होंने हमसे कहा कि सर इसकी ऐसे की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। तो मैंने उसको एक ऐसी एडवाइस दी, मैंने कहा कि एडिटोरियल पेज में किसी पॉइंट पे आप एडिटोरियल पढ़ें और उसके बाद उसी पॉइंट पे आप खुद से लिखने की कोशिश करें, और वहाँ पे जितने अच्छे वर्ड्स, कोटेशंस, और जैसे आपने फरमाया कि कैसे आप सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, पैसेजेस को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसका हुनर आप वहाँ से सीखें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। ऐसे के मुतालिक एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ देर पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जी। तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस। मैं ट्विटर पे बहुत सारे पेजेस फॉलो करता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, मैंने बताया था फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है। जी। तो कुछ दिनों पहले, मेंस के एग्जाम से कुछ दिनों पहले, मुझे एक कोटेशन दिखा था। एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, जी, जिन्होंने ब्लैक होल के इक्वेशन को देख करके एक बात कही थी। कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने समथिंग लाइक कि ब्यूटी इज समथिंग दैट स्टिर्स योर सोल एट द मोस्ट प्रोफाउंड लेवल। जी। और जब मैंने वो एस्से का टॉपिक देखा, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, तो मुझे सीधा वही कोट याद आया, जी, क्योंकि उन्होंने भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन को देख करके उसमें एस्थेटिक्स, उसमें ब्यूटी दिखी थी उनको। तो ये देखिए, सोशल मीडिया से एक छोटी सी चीज पढ़ी और वो मैंने फौरन उसको इंट्रोडक्शन में यूज कर लिया। बेहतरीन। तो इस तरह से आप मतलब सोशल मीडिया को किस तरह से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सारी चीजें आपके सामने, यूज कैसे आप करते हैं डिपेंड इस चीज पे रिजल्ट करता है। देखिए साइम रजा साहब के बारे में एक और इंडिविजुअल मैं बात बताऊं, शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया आपके सामने। किसी कोचिंग से ये अटैच नहीं रहे, खुद से तैयारी करके, और आप देखें सिविल सर्विसेज में 188 रैंक। कभी ये आप सोचते हो कि बिना कोचिंग के आप सिविल सर्विसेज नहीं निकाल सकते, तो ये शायद आपकी गलतफहमी है। कोशिश करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। इसमें एक चीज़ और मैं ख़ास तौर से आप दोनों से मैं अटैच करूँगा, क्योंकि आप दोनों का साइंस बैकग्राउंड रहा है और इंजीनियरिंग से आप अटैच भी रहे। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि साइंस एंड टेक की तैयारी कैसे करें वो, क्योंकि एक टॉपिक है। जी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है साइंस एंड टेक से, तो उसमें प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। तो उसके लिए आप 11th 12th की एनसीईआरटीज मेरे हिसाब से वो इनफ है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा बायो का नॉलेज उतना अच्छा नहीं था। प्रीलिम्स में एक बार ऐसा होता कि बहुत सारे बायो के क्वेश्चंस आए। जी। तो फिर उसके बाद उस बार मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हुए थे, तो उसके बाद मैंने 11th और 12th की बायो की एनसीईआरटी से सेलेक्टिव रीडिंग की थी। यहाँ पे एक बात मैं जोड़ रहा हूँ, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ,
अगर आपको जब आप 11-12 में रहे होंगे और आपकी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से अगर आप होंगे और आपने बायो नहीं पढ़ा होगा और आपको तब ये लग रहा होगा कि नहीं अब मैं बायो पढ़ूंगा 11-12 की तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो ध्यान रखें 17 साल की एज की मैच्योरिटी और 24 साल की एज की मैच्योरिटी में फ़र्क होता है। तो उस वक्त अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो अब अगर पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। जी। तो इस तरह से आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। स्पेशली प्रीलिम्स में बायो से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो बायो वाला मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि एटलीस्ट जैसे सेल्यूलर बायोलॉजी है, इस तरह की बेसिक चीज़ें फिर से ये पॉइंट नोट करने के लिए बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट को नोट करने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स में बायो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। जी। तो ये कर ले। उसी तरह से जिसका जो सेल्फ असेसमेंट है, किसी का फिजिक्स वीक है तो थोड़ा बेसिक फिजिक्स देख ले प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जो मैंने रिसेंट ट्रेंड ये देखा है कि दे आस्क वेरी अप्लाइड क्वेश्चंस। जी। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने एक पूछा था जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। जी। बट उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं पूछे थे, उन्होंने पूछा था कि इसका ह्यूमैनिटी के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस है। राइट। तो वो उसका एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी फिलॉसफी के बारे में जानना चाहते हैं। इस साल उन्होंने चंद्रयान के बारे में पूछा, तो अगर आप करंट इवेंट से अटैच्ड हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। जी 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 जी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन वो अगर बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन है तो सबके लिए होंगे, आपके लिए नहीं होंगे। जी जी। तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो रिसेंट इवेंट्स चल रहे हैं साइंस में, रिसेंट डेवलपमेंट चल रही है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और जो बेसिक साइंस है वो आप सेल्फ असेसमेंट देखिए कि आपका कहाँ वीक है, उसको आप 11th-12th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा, और स्टूडेंट्स को मैं खास तौर से कह रहा हूँ, आपने देखा कि 2 एग्जाम्स, प्रीलिम एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, किस तरह से टू द पॉइंट आप रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कैसे अपने आप को आप लगा के रखें, और साथ साथ मेंस में कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें और मेंस के पेपर की कैसे तैयारी करें, और सोशल मीडिया का कैसे आप यूज़ करें, न्यूज़पेपर से आप कैसे रहे अटैच, और बहुत ही ख़ास जो मुझे लगा वो ऐसे के पेपर की कैसे आप तैयारी करें। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम लोग ये बताएंगे कि जब ये दोनों मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब इनके पास रिज़ल्ट आया तो इन्होंने इंटरव्यू की कैसे तैयारी की और इंटरव्यू के एक एक लम्हात कैसे इन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू हॉल में गुजारा और किस किस तरह के क्वेश्चंस इनके सामने आए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम लोग इसके बारे में डिटेल आपसे बात करेंगे। बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम चल रहा है, आप एक एक बात को नोट करें, आपके बच्चों के लिए बड़ी ही बेशकीमती बातें यहाँ से हो रही हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर खिदमत होते हैं। खुदा हाफिज़। आप देखते रहिएगा चैनल विल। बहुत बहुत शुक्रिया।